दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए एक बड़ी खबर है। अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने वाले मरीजों के लिए सरकार ने रेट तय कर दिए हैं। अब दिल्ली में इलाज की दरें 1/3 तक घट गई हैं। अब आइसोलेशन बेड के लिए रोजाना 8,000 से 10,000 रुपए लगेंगे। इसके साथ ही बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के लिए 13,000 से 15,000 रुपए रोजाना लगेंगे, जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए आपको 15 से 18,000 रुपए प्रतिदिन देने होंगे। इसमें एक और अच्छी खबर यह है कि पीपीई किट के दाम इसमें ही शामिल होंगे। दिल्ली वालों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत इस बात से हो रही थी कि प्राइवेट अस्पताल मनमाना फीस वसूल रहे थे इलाज के नाम पर, और वो काफी महंगा था। हमारे साथ अमित कुमार, हमारे एसोसिएट एडिटर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो रेट तय हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें अगर पॉलिसी भी है लोगों की, तो उसमें पीपीई किट को हटा दिया जाता है, उसका दाम पे करना पड़ता है जो मरीज हैं उनके तीमारदारों को। तो क्या अब उसका भी दाम पे नहीं करना पड़ेगा? जी देखिए, सबसे बड़ी बात की जो सबसे पहले कमेटी वीके पॉल कमेटी बनाई थी गृह मंत्रालय ने, जिसमें ये कहा गया था कि उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को में जो रेट है, जो मनमाना रेट का बार बार आरोप लग रहा था कि कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ इस तरह का मनमाना रेट लिया जा रहा है, तो उसकी समीक्षा करें। तो बाकायदा एक दिन पहले ही उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है वीके पॉल कमेटी ने, और उसमें साफ तौर पे कहा है कि रेट कम किया जाए, और उसी के आधार पर ये रेट कम किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वेंटिलेटर के साथ आईसीयू की कीमत करीब पहले जो 50,000 54,000 रुपए तक थी, अब वो 18,000 लगेगी। 1/3 कम कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात की पीपीई किट के नाम पर हजारों रुपए वसूल लिए जाते थे, उसमें अलग से रेट कर दिया गया था। जो पहले जो रेट थे उसमें तमाम बेड्स के चार्जेस और वेंटिलेटर चार्जेस के अलावा पीपीई किट का था। इस बार जो गृह मंत्रालय ने जो मंजूरी दिया, उसमें कहा है कि जो बेड्स के चार्जेस होंगे उसमें पीपीई किट के भी चार्जेस होंगे, यानी कि वो इंक्लूडेड होगा। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत है दिल्ली वासियों के लिए कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और ऐसे में जो सरकारी अस्पताल है, क्योंकि वहां पर नंबर्स कम है, बेड की संख्या बहुत ही कम है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते थे, लेकिन वहां पर जिस तरह से एक तरह लोग इस बात को डरते थे कि पैसे लूटे जाते हैं, लोग जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल न सिर्फ मनमाने बल्कि। अमित, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी के नेता और प्रवक्ता आशीष सूद इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष जी, कितनी राहत मिलेगी कोरोना पेशेंट्स को इससे? देखिए, इसमें आर्थिक राहत से ज्यादा सरकार की संवेदनशीलता से जनता को एक ढाढ़स भी बंधेगा। आर्थिक राहत तो जरूर मिलेगी ही, लोगों की जेब से नाजायज पैसे थे। दिल्ली सरकार ने तो कॉस्मेटिक काम किया था कि हमने एफआईआर कर दी, वो किन कारणों से हुआ उसका असर तो कहीं हुआ नहीं। दिल्ली सरकार बिना किसी पॉलिसी, बिना किसी नीति के काम कर रही थी। केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद ना केवल 8,000 बेड्स रेलवे कोच में बने हैं, कल आपको मालूम होगा 18,000 टेस्ट हुए हैं दिल्ली में। 18,000 टेस्ट कल एक दिन में दिल्ली में किए गए हैं। इन फैसलों से 2,400 रुपए का कैप टेस्ट में लगा दिया प्राइवेट, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगे। अब हॉस्पिटल में रेट को तय कर दिया ताकि एक साधारण व्यक्ति भी जो अव्यवस्था से परेशान या जख्म। लेकिन आशीष जी, चलिए ये कदम सराहनीय है, लोगों को कम से कम राहत तो मिली जो आर्थिक लूट हो रही थी इलाज के नाम पर लोगों से। लेकिन आपको लगता नहीं कि जो स्थिति इस वक्त कोरोना की है वर्ल्ड वाइड, ऐसी स्थिति में देश में एक नियम होना चाहिए, एक रेट है होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली में इलाज कराए, यूपी में कराए, बंगाल में कराए, महाराष्ट्र में कराए, तमिलनाडु में कराए? देखिए, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में इसको शामिल करके उस आयुष्मान भारत योजना की पोर्टेबिलिटी के लिए भी लोगों को अनुमति दी है। इसलिए इन सब चीजों में, ये पैंडेमिक की स्थिति में जहां जहां जैसी आवश्यकता है, सरकार प्रोएक्टिवली काम कर रही है। सरकार ने इस बात की परवाह किए बिना कि दिल्ली में हम कितने ही विरोधों को बावजूद दिल्ली की जनता के लिए सरकार ने प्रोएक्टिवली, खुद गृह मंत्री आगे बढ़कर एसजीपी हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं के लिए गए। कल तक जो शवों का दाह संस्कार रुका हुआ था, एक हाहाकार मचा था, उन्हें सम्मान पूर्वक सदगति की ओर पहुंचाने का काम
केंद्र सरकार की इंटरवेंशन से हुआ। तो ऐसे बहुत सारे विषय हम सोच सकते हैं समय के साथ। शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली है जो कोरोना पीड़ित हैं। अगर वो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं तो प्राइवेट अस्पताल उनसे मनमाना रकम नहीं वसूल पाएंगे। अगर ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 और आतंकी मारे गए, यानी कि शोपियां में सुबह से अब तक कुल मिलाकर 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। इसके साथ ही आज ही पंपोर में भी 2 आतंकी मारे गए। कल भी घाटी में 2 आतंकी मारे गए थे, यानी 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 8 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी ऑपरेशन, घाटी में आतंकियों का खात्मा जारी। एक के बाद एक मारे जा रहे हैं आतंकी। अवंतीपोरा और शोपियां में मारे गए 8 आतंकी। पुलिस के सर्च ऑपरेशन की ये तस्वीरें अवंतीपोरा और शोपियां इलाके की हैं। अवंतीपोरा के पंपोर इलाके में बीती शाम से ही एनकाउंटर चल रहा था। बताया जा रहा है कि आतंकी मेज इलाके की मस्जिद में छिपे हुए थे। आतंकियों को लगातार सरेंडर करने की कोशिश की जा रही थी, पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलिटेंटों के बारे में मिली सूचना के आधार पर यहां शोपियां के अलावा दूसरा ऑपरेशन फोर्सेस ने पुलवामा के पंपोर इलाके में कल शुरू किया था और कल यहां पर भी एक मिलिटेंट मारे जाने के बाद यहां छुपे और 2 मिलिटेंटों ने पास की एक मस्जिद में पनाह ली। पूरी रात भर यहां पर मिलिटेंट मस्जिद में मौजूद रहे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और मस्जिद के इमाम द्वारा कई बार मिलिटेंटों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा गया, लेकिन यहां मस्जिद के अंदर छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस के ऊपर फायर खोला और जवाबी कार्रवाई के दौरान यहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ और सेना के साथ मिलकर इन 2 मिलिटेंटों को भी मार गिराया। एक ऐसा ही एनकाउंटर शोपिया के मुनाद गांव में हुआ। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे खूंखार आतंकी। आतंकी शोपिया इलाके में भारी गोला बारूद के साथ छिपे हुए थे। जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली, पूरा इलाका घेर लिया गया। आतंकियों के खिलाफ जाल बिछाया गया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, पर आतंकी भाग न पाए और न ही बच पाए। कुछ घंटों में एनकाउंटर में मार गिराए गए। कल से हुए इन 2 मुठभेड़ों के दौरान कुल मिलाकर 8 मिलिटेंट यहां पर मारे गए हैं। शोपियां इलाके में 5 और यह पंपोर इलाके में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। इनके पास से भी हथियार और गोले बारूद बरामद कर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है शोपिया इलाका। शोपियां में पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स हुए हैं। 3 दिन पहले 16 जून को भी शोपियां इलाके में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें हिजबुल का खूंखार कमांडर मारा गया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इन आतंकियों के कौन मददगार हैं, अब ये पता किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आतंकी घाटी में फिर से सक्रिय हो रहे हैं। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, पर सुरक्षा बलों के आगे आतंकी पस्त हैं। 16 जून शोपियां में 3 आतंकी ढेर। 13 जून कुलगाम में मारे गए 2 आतंकी। 11 जून बड़गाम में एनकाउंटर। 10 जून शोपियां में 5 आतंकी ढेर। 8 जून शोपियां में 4 आतंकी ढेर। 7 जून शोपियां में 5 आतंकी ढेर। 4 जून राजौरी में 1 आतंकी ढेर। 3 जून पुलवामा में 3 आतंकी ढेर। 2 जून त्राल में 2 आतंकी ढेर। 1 जून नौशेरा 2 आतंकी ढेर। घाटी में लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आंकड़ों की बात करें तो जून महीने में अब तक 35 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 2 हफ्ते में 21 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। जून में आतंकियों के 6 टॉप कमांडर्स मारे गए। पाक कमांडर और आईईडी एक्सपर्ट अब्दुल रहमान मारा गया। जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा।
जाहिर है आतंकी चाहे कितनी भी साजिश करें, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, पर हमारे जवान हमेशा आतंकियों की हर साजिश को नेस्तनाबूद करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस पापोर के इलाके में इस ऑपरेशन को काफ़ी एहतियात के साथ कंप्लीट किया गया ताकि जो मस्जिद है उसे भी यहाँ पर ज़्यादा नुकसान न हो। कैमरामैन अब्बास अहमद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में शहीद वीर जवानों के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ रही है। समस्तीपुर बिहार के शहीद जवान अमन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आरा के शहीद चंदन का पार्थिव शरीर जब पहुंचा तब भारी भीड़ वहां पर जुटी। बिहार के ही वैशाली में शहीद जय किशोर सिंह की श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर जुटे। वीरभूम भी शहीद जवान के अंतिम संस्कार में यहां भी लोग अच्छी खासी संख्या में जुटे। 3 तस्वीर बिहार की है, एक तस्वीर है वीरभूम की, पश्चिम बंगाल की। बिहार के वैशाली में भी शहीद जय सिंह के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग जुटे। पीछे सर, पीछे होइए थोड़ा। चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर जहां जहां देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग रेजिमेंट के वहां पर जवान थे वहां पहुंच रहा है। लगभग एक जैसी ही तस्वीरें, हर जगह सैकड़ों की संख्या में लोग नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देते हुए, साथ ही चीन के खिलाफ एक आक्रोश, एक गुस्सा। एक मिनट सर, हाथ सर हमारे साथ अमिताभ ओझा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, आज 3 पार्थिव शरीर हमारे वीर शहीद जवानों का आया था और तीनों जगह ही हम देख रहे हैं एक जैसी तस्वीर, हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में बिहार से इस बार शहीद बलिदान हुए। जी बिल्कुल प्रत्युष, अभी जो लद्दाख बॉर्डर पे जो जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ पे बिहार रेजिमेंट के जवान वहाँ तैनात थे और इनमें आपको बता दें 5 जवान जो शहीद हुए हैं उनमें से करीब 1 जवान को अगर छोड़ते तो 4 जवान ऐसे हैं जो रंगरूट थे, जो ट्रेनिंग पूरा करने के बाद पहली पोस्टिंग उनकी लद्दाख में हुई थी और वहाँ वो शहादत उनकी गई है। तो निश्चित तौर पे कि ये बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है और बिहार रेजिमेंट के लिए भी गर्व की बात है। और पिछले 2 दिनों से एक डेड बॉडी जो परसों आई थी, फिर एक डेड बॉडी कल आई थी और 3 डेड बॉडी आज पहुंची है, यहाँ पे पहुंची है। तो निश्चित तौर पे जो इन जवानों का जब शव वहाँ पहुँच रहा है तो माहौल गमगीन ही नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों का जो जोश खरोश भी देखने को मिल रहा है उनके शौर्य को लेकर कि किस तरीके से बहादुरी से उन्होंने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे। आपको बता दें कि आज जो 100 पहुँचे हैं वो बिहार के हाजीपुर में, समस्तीपुर में और सहरसा में पहुँचे हैं। ये तीनों जवान लद्दाख में जो जंग हुआ उसमें वो शहीद हुए थे और सहरसा में जो 100 पहुंचा है उसके 1 साल पहले ही चंदन की शादी हुई थी और उसके बाद आज उनकी मौत की खबर जब वहां उनके परिवार वालों को मिली थी तो कहर टूट रहा था। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हालांकि प्रशासन लोगों से आग्रह कर रहा है कि आप दूरी बना के रखें या फिर, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। हाथों में तिरंगा झंडा है और चीन के खिलाफ जो बयानबाजी है और यही देख रहे हैं कि जब वो निकल रहे हैं वहां से तो चीनी सामानों का बहिष्कार करने की नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो माहौल है ये देखने में मिलती है। और आज सुबह से बारिश हुई, लेकिन बारिश के बावजूद तीनों जगह, चाहे वो सहरसा की तस्वीर हो, समस्तीपुर की तस्वीर हो या फिर हाजीपुर की तस्वीर हो, तीनों जगह ही एक तस्वीर, जगह अलग है लेकिन माहौल तीनों जगह का एक ही है। आक्रोश और अपने शहीद बेटों के लिए जो मन में प्यार, सम्मान और गर्व है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के लिए कोई मायने नहीं रख रही है।
रेलवे में चीन की साजिश को लेकर बड़ी खबर है। रेलवे के सिस्टम से डेटा चुराने की कोशिश हुई है। आईबी ने रेलवे बोर्ड को इस बाबत अलर्ट किया है। रेलवे में चीन की साजिश को लेकर यह खबर आ रही है। रेलवे के सिस्टम से डेटा चुराने की कोशिश की गई है। आईबी ने रेलवे बोर्ड को इस बाबत अलर्ट कर दिया है कि चीन कोशिश कर रहा है रेलवे के डेटा को चुराने की। कुंदन सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या है पूरी खबर? चलिए कुंदन से हम दोबारा संपर्क करेंगे। बड़ी खबर है ये, रेलवे बोर्ड को अलर्ट कर दिया आईबी ने कि इस तरह की जानकारी मिली, इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि चीन रेलवे के अंदर डेटाज को, इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश कर रहा है रेलवे के सिस्टम से। कड़ी खबर आई थी, कानपुर डीडीओ के बीच में चीनी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको कैंसिल कर दिया गया है और भी कुछ जगह से चीनी कंपनियों की कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने पर विचार चल रहा है। हमारे साथ कुंदन सिंह इस पर जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या है पूरी खबर? देखिए पीयूष, ये बहुत अहम खबर है और खासकर इस सामरिक दृष्टि से भी बहुत अहम खबर देखी जा सकती है कि जिस तरीके से चाइना के और पाकिस्तान के कुछ जो एक्सट्रेटर हैं उन्होंने रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किए हैं, जिसमें 4 बड़े कंप्यूटर्स, 4 बड़े अधिकारियों की अगर आप कहें तो कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश किया गया था, जिसमें रमेश कुमार झा जो पीईडी प्रिंसिपल ईडी आप जो विजिलेंस है उनके कंप्यूटर्स को भी वो किया गया था। और इसको लेके आईबी ने पूरा एक तरह से चेयरमैन रेलवे बोर्ड को अलर्ट किया है, एक लेटर लिख के, और कहा है कि इन सिस्टम पे टारगेट किया गया था जिससे कुछ मूवमेंट को लेके, कुछ ट्रूप मूवमेंट को लेके जो इन्फॉर्मेशन कुछ लग रही है कि इस तरह के मूवमेंट के इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया गया जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत खतरनाक है और आगे इस तरह की घटना न हो सके उसको लेके क्या क्या अलर्ट बरता जा सके और किस तरीके से उन तमाम जो कंप्यूटर्स को डीएक्टिवेट किया जाए, उनके फॉर्मेटिंग की जाए और उनके सॉफ्टवेयर में एक तरफ से फिर से जो कोई वायरस तो नहीं आया इसकी चीजों को लेकर स्कैन किया जाए। तो कुल मिला के चाइना के तरफ से एक चाल के तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने रेलवे के सिस्टम में ट्रैक करके इंफॉर्मेशन और भारत की मूवमेंट को जानने की कोशिश की है। तो कुल मिला के इसके बाद ये पूरी घटनाक्रम सामने आई है। बिल्कुल, चाइना की बेचैनी को समझा भी जा सकता है। उससे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में उसका बाजार सिमट रहा है, इसलिए वो यहां से जानकारियां चुराने की कोशिश में लगा है।